अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 12 की न्यू इंग्लिश की बुक। देखो, अगर आप ये बुक पढ़ना चाह रहे हो या आप ये बुक पढ़ोगे तो एक वीडियो ये देख लो जिससे आपकी बेस बन जाएगी कि आखिर आपने किस तरह से इस बुक को पढ़ना है और इस बुक में क्या क्या कंटेंट मौजूद है। हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे जो है वो बुक खरीद के लाते हैं, टीचर ने चैप्टर 1 पढ़ाया, चैप्टर 1 पढ़ लिया, या चैप्टर 5 पढ़ाया तो चैप्टर 5 पढ़ लिया। खुद से कभी कोशिश नहीं करते कि आखिर बुक में है क्या, बुक को एक्सप्लोर नहीं करते। तो आज बुक को एक्सप्लोर कर लो ताकि जब भी पढ़ने बैठो ना तो पढ़ना आसान हो जाए। घंटों लग जाते हैं याद करने में, जस्ट ये वीडियो देख लो, कुछ टिप्स बता रहा हूँ, कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, जिससे चंद मिनटों में, चंद टाइम में आपको जो है वो याद हो सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। इस बुक में भी आपको जो है वो चीज़ें, कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं तो उसको समझते हैं। ठीक है, ये आपकी बुक है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है टेस्ट एडिशन, लेकिन यही टेस्ट एडिशन ही आपका आगे चल रहा होता है। ये कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, इंग्लिश की बुक है, और बुक टू क्लास भी आपकी मेंशन है, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इस तरह का इसका कुछ फर्स्ट पेज है। ठीक है, चलो मज़ीद इसे एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखो ये बुक के बारे में यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं कि किन्होंने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने ये बुक बनाई है और जिन लोगों ने इस पे काम किया है उस बारे में भी आपको दिया हुआ है। चाहो तो मज़ीद डिटेल में इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। सही है। अच्छा, अब हमारा जो असल फोकस होगा, जो कि सभी का ये है कि चैप्टर कौन कौन से आए हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है यूनिट 1.1। अच्छा, टोटल इसमें कितने यूनिट है? 7 यूनिट दिए हैं, लेकिन 7 यूनिट पर आके बात ख़त्म नहीं हो जाती। इधर आपको जो है वो इन्होंने 7 यूनिट के साथ साथ पोएम्स भी दी हुई हैं और नॉवल भी दिया हुआ है। अब वो प्रिजनर ऑफ जेंडा से जो है वो बच्चों की जान छूट गई है, वो बहुत पुराना नॉवल था, एक ही कहानी कई सालों से चल रही थी, तो अब वो ख़त्म करके नया नॉवल जो है वो आ गया है, नया ट्रेंड आ गया है। तो अच्छी बात है, नई चीज़ें भी आनी चाहिए। ठीक है, प्रोस सेक्शन यानी जिसमें आप चैप्टर्स को बेसिकली पढ़ोगे, तो 7 चैप्टर पढ़ोगे आप। पहले तो बहुत सारे चैप्टर्स हुआ करते थे, लेकिन अब 7 कर दिए जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। और बाकी इसमें एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी कर दी हैं, ओरल एक्टिविटीज़, राइटन एक्टिविटीज़, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, वोकेबलरी, ग्रामर। तो मज़ा आएगा पढ़ने में, बोर नहीं होगा। ऐसी बुक नहीं है जैसे 9 की थी ना मज़ेदार, वैसी ही है। अच्छा, सबसे पहले अ डिवोटेड फ्रेंड बाय ऑस्कर वाइल्ड। अच्छा, तो ये आपका जो है वो यूनिट 1.1 है। सबसे पहला चैप्टर आपके पास ये है। अच्छा, उसके बाद फिर आपका चैप्टर 2 को एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये आपका जो है वो चैप्टर 2 है। ये आपका चैप्टर 2 है, आई हैव अ ड्रीम। सही है, ये चैप्टर 2 आ गया। अभी मैं सारे ये आपको दिखाता भी हूँ, टेंशन नहीं लो। और उसके बाद फिर चैप्टर 3 आ गया, अ पैसेज फ्रॉम कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय बार्टन रसल। तो बार्टन रसल को इन्होंने अभी भी यहाँ रखा है, पहले भी एक बार्टन रसल का चैप्टर था आपकी बुक के अंदर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे ग्रुप्स जो है ना वो बन गए हैं, तो इस नई बुक की आने की खुशी में थोड़ा डिस्काउंट हमने रख दिया है। 3000 फीस थी ना पूरे साल के लिए, तो उसे 3000 से कम करके 2400 कर दिए। ठीक है, सिर्फ इस बुक के आने की खुशी में कुछ टाइम तक है, तो जल्दी से ऐड हो जाना। नंबर लिख रहा हूँ, इस पर कॉन्टेक्ट करना 034080577780। बहुत सारे बच्चे ग्रुप में ऐड होने का कह रहे थे, तो मैंने कहा मैं आपको ग्रुप के बारे में भी डिटेल्स दे दूं। सही, तो जल्दी से ऐड हो जाना। इसी पे फीस पे करो, इसी पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, ऐड कर लेंगे आपको। सही है। अच्छा चलो, तो ये चैप्टर 3 समझ में आ गया। चैप्टर 4 आपके पास ये आ गया। ठीक है, पता नहीं कैसा नाम लिखा है, आई कॉर्ड्स करके। ठीक है, जब पढ़ेंगे तो फिर मज़ीद डिटेल में देखेंगे। हाउ मच लैंड डस अ मैन नीड। कितनी ज़मीन इंसान को जो है वो ज़रूरत होती है। ठीक है, ये चैप्टर 6 बड़े ज़बरदस्त इन्होंने चैप्टर रखे हैं, द डे द डैम ब्रोक बाय जेम्स थर्बर। तो अच्छा, ये चैप्टर इसमें इन्होंने रख दिया है। क्लाइमेट चेंज बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके अलावा फिर बहुत सारे आपको यहाँ ग्रामर से रिलेटेड काम इन्होंने दिए हुए हर चैप्टर में ही मौजूद है। अच्छा, इफ़ बाय रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, ये इन्होंने कुछ 7 पोएम्स दे दी हैं, और फिर ये नॉवल दे दिया ग्रेट एक्सपेक्टेशन बाय चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, अब मैं ये इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा, और कोशिश ये होगी 2-3 महीने में इस बुक को मैं कंप्लीट कर दूं। अब मैंने सारी वीडियो इसी पे करनी है, इस पे करनी है, और ई कैट एम डी कैट पे करनी है आपके लिए। सही है, तो ई कैट एम डी कैट में अगर ऐड हो तो लेक्चर मिलते रहेंगे। अब देखो, पहला चैप्टर देखते हैं कि पहला चैप्टर हमारा है किस तरह का, इन्होंने पैटर्न क्या रखा है। देखो, सबसे पहले आपका चैप्टर आ गया रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स वाला। अब देखो, ये एक्सरसाइज 1 करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चाहो तो कर सकते हो। अब यहाँ से ना आपका चैप्टर शुरू होगा बेसिक। देखो, यहाँ से आपका चैप्टर शुरू हो चुका है। ठीक है, ये आपका चैप्टर शुरू हो गया वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, हमेशा कहानियाँ ऐसी शुरू होती हैं।
तो ये चैप्टर शुरू हो गया। कुछ यहाँ पिक्चर्स भी दी हुई है जिससे आप चीज़ों को थोड़ा इमेजिन भी कर सकते हो, और फिर बहुत अच्छी तरह से जो है वो लिखा गया है, यानी टेक्स्ट बहुत छोटा नहीं रखा है, टेक्स्ट इन्होंने बहुत अच्छा रखा है। पहले क्या होता था, टेक्स्ट बहुत छोटा छोटा कर देते थे, यानी पुरानी बुक्स उठा के देखो तो बड़ा मुश्किल होता था पढ़ने में, और प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी चली जाती थी फिर इस तरह से। लेकिन यह टेक्स्ट इन्होंने बहुत अच्छा रख दिया है, खुद ही की इनके पब्लिशर से पब्लिश होकर ये बुक्स आएंगी, ठीक है। तो देखो टेक्स्ट इन्होंने काफ़ी अच्छा रखा है, और एक चैप्टर 3 से 4 पेजेस में है। देखो ये कितने पेजेस में है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये आई थिंक अभी तक ये चल रहे हैं पेजेस हमारे पास। अच्छा, थोड़ा सा इन्होंने बड़ा रखा है चैप्टर को, क्योंकि देखो आपका लेवल अब सेकंड ईयर का आ गया ना, 9 मैट्रिक का तो है नहीं कि 2-3 पेजों में चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ इन्होंने बड़ा रखा है चैप्टर को, पूरा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अभी कितना रख दिया वैसे इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, टेक्स्ट यहाँ पे बड़ा है तो इसलिए थोड़ा बड़ा आ रहा होगा। पूरी कहानी इन्होंने रखी है, पूरा कहानी टाइप चैप्टर है, तो मज़ा भी आएगा जब पढ़ोगे ना टीचर के साथ मिलकर, तो मज़ा आएगा। ये कुछ 7-8 पेजों का इन्होंने एक चैप्टर रख दिया है सिंगल। अच्छा, अब जब चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो फिर ये आपने काम करने, ये मैं खुद आपको कराऊंगा। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, 1 ऊपर थी, 2, 3 यहाँ पर दी हुई है। क्वेश्चंस देखते हैं किस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। एक्सरसाइज 4 जिसमें MCQs दे दिए हैं। टीचर के लिए भी इंस्ट्रक्शन यहाँ रखी गई है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। 10 MCQs रख दिए हैं, यानी वो हमारी वाली स्ट्रेटेजी फॉलो हुई है जो गेस्ट पेपर में हम 10 MCQs रखते हैं। उसके बाद इन्होंने कोई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर्स भी रख दिए हैं। चैप्टर पढ़े बगैर तो ये आपके लिए पता ही नहीं क्या चीज़ होगी, आपको समझ ही नहीं आना। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा, उसके बाद फिर अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चन आंसर्स, फिर अगला चैप्टर, फिर क्वेश्चन आंसर्स, अगला चैप्टर, क्वेश्चन आंसर्स। सही है, ये बात समझना। अच्छा, मैं जो है वो फिर जो इसकी एक्सरसाइजेस है ना वो अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उनके लिए। तो मैं आपको पहले क्या कराऊंगा, चैप्टर, फिर क्वेश्चन आंसर्स, फिर आपको मजीद चीज़ें कराऊंगा, और हो सका तो MCQs भी साथ ही करा दूंगा आपको, ठीक है। ज़्यादा वो नहीं करूँगा। अच्छा, वही 9 का बिल्कुल पैटर्न है, जैसे आप 9 की बुक पढ़कर आए हो ना, बिल्कुल उसी पैटर्न पर है कि चैप्टर, फिर क्वेश्चन आंसर्स, फिर वो इसकी एक्सरसाइजेस वगैरह ये दिया हुआ। फिर अब ये तो पूरा हमारा वोकेबलरी वगैरह जितना भी ग्रामर है ये आप पढ़ चुके हो ग्रामर, ये बिल्कुल हार्ड ग्रामर नहीं आएगी आपके पास, ये वही ग्रामर है जो आप पढ़ चुके हो, बस रिवीजन प्रैक्टिस होगी आपकी यहाँ पर अगेन। चलो अब मजीद एक्सप्लोर करते हैं बुक को। देखो ये आ गया आपका, ठीक है। आप चैप्टर 2 चलते हैं। ये देखो पूरा इन्होंने, बल्कि ऐसे कर लेते ना यार, हम कहाँ इसको घसीटे जा रहे हैं, ठीक है। देखो पूरा इन्होंने बुक में आपको चैप्टर्स और तमाम चीज़ें जो हैं वो रख के दी हुई है। अब यहाँ से इनकी शुरू होगी, अभी तक देखो यूनिट 1.2 ही चल रही है। काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने ये मतलब चीज़ें आपको दे रखी हैं। आप देखो क्या क्या दिया हुआ है, पैसी राइटिंग भी दी हुई है। ये सब चीज़ें कोई इतनी मुश्किल नहीं है, हम पढ़ चुके हैं सब चीज़ों को, इनके बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं तो हो जाएगा, इतना परेशान नहीं होना। अब ये देखो चैप्टर 2 तो 44 पेजेस पर एक यूनिट कंप्लीट हुआ है, 1.1 से लेकर 1.3 या 4 जो भी दिया हुआ है। अब देखो चैप्टर 2 आ गया, आई हैव अ ड्रीम बाय J.R. मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग ये काफ़ी बड़े जो है वो ऑथर हैं, ठीक है। तो अगर ये थोड़ा मार्टिन लूथर के बारे में बता दिया है, सिविल राइट्स मूवमेंट के बारे में बात करते थे। सिविल राइट्स मूवमेंट यानी लोगों के हुकूक के बारे में बात करना, ठीक है। उसके बाद फिर ये देखो, ये शायद ये खुद मार्टिन लूथर ही होंगे, ठीक है। ये पूरा इनका चैप्टर जो है वो दिया हुआ है। बड़ा मतलब मज़े की बात बताऊँ, ये बड़े इंस्पायरेशन वाले होते हैं। अब इन्होंने लिंक तो दे दिया, लेकिन ये लिंक क्लिक थोड़ी ना होगा, क्योंकि इन्होंने तो बुक को टेक्स्ट फॉर्मेट से हटाकर पिक्चर फॉर्मेट में बदल दिया है, तो ये लिंक नहीं क्लिक कर सकते। हाँ, एक काम कर सकते हो, अगर आप देखना चाहो ना, रेफरेंस देखना चाहो या कुछ देखना चाहो, तो इस पूरे को एज इट इज़ जाके क्रोम पे लिखना, आपके सामने खुल जाएगा लिंक, सही है। हाँ, एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, माइनस प्लस किसी चीज़ की, वरना नहीं खुलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये वही सेम पैटर्न से इन्होंने, जैसा यूनिट 1 था वैसे यूनिट 2 है। देखो अब ये क्वेश्चन आंसर्स आ गए, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपका भाई आपको कराएगा। रोज़ इंशाल्लाह वीडियो आएगी, रोज़ चीज़ें एक्सप्लेन होंगी आपको, ठीक है। मैं सुबह में चैप्टर पढ़ दिया करूँगा, शाम में पढ़ा दिया करूँगा, और फिर वीडियो अपलोड कर कर भाइयों बहनों को आगे लेके चलेंगे तेज़ी में, ठीक है। तो आज पहला लेक्चर है, तो मज़ा आ रहा होगा देखने में, मुझे उम्मीद है कोई बोरिंग वगैरह नहीं होगा आज का लेक्चर, ठीक है। अच्छा देखो, एक चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी कर दी है, अक्सर ना जो बच्चे सिंधी में होते थे उनको उर्दू में थोड़ा मुश्किल हो रही होती थी, या जो उर्दू मीडियम वाले होते थे उनको सिंधी में, वैसे तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। तो आप देखो सिंध हुकूमत ने, या जो जिन्होंने ये बुक बनाई है, एक चीज़ का ख्याल रखा कि इंग्लिश का तो कोई मसला नहीं, चाहे वो सिंधी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का, उर्दू मीडियम का, वो इंग्लिश तो समझ लेगा, ठीक है।
मगर जो उर्दू है उन्होंने ये भी मेंशन कर दी है और सिंधी। तो आप एक चीज़ और भी कर सकते हो कि उर्दू देख के सिंधी भी थोड़ी बहुत सीख सकते हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना ये, तो ये को सिंधी में कहते हैं ही। अजीम, अजीम तो अजीम दोनों में एक ही तरह लिखा हुआ है। फरमान, फरमान। लिखन, लिखो। सया, फार्म, गुलामों के लिए। देखो ये इन्होंने लिख दिया। अब इसको इंग्लिश में भी मजीद आप डेप्थ में जाके देख सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ कर दी है इन्होंने, हाईली अप्रिशिएटेड है भाई। ठीक है, अच्छा अब मजीद आगे चलते हैं। देखो फीमेल के लिए भी यहाँ इन्होंने रखा है उनकी गाइडलाइन के लिए। देखो ये फीमेल स्टूडेंट और मेल स्टूडेंट बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन एक मज़े की बात ये है कि कॉलेज में तो मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, तो ये कैसे होगा? तो कोई फीमेल का कैरेक्टर कर लेगा, कोई मेल का कैरेक्टर कर लेगा। ठीक है, तो ये डायलॉग वगैरह हैं, ये इसलिए कराए जाते हैं ताकि आपको कन्वर्सेशन आ सके। कभी कभार पता है क्या होता है, बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, इंजीनियर बन जाता है, साइंस से पढ़ लेता है, लेकिन वो फीमेल से बात नहीं कर पाता। क्योंकि देखो आप हर फील्ड में फीमेल्स मौजूद है। आप कहीं भी किसी भी इदारे में चले जाओ, आपको फीमेल से इंटरेक्शन करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। तो कभी कभार ना कुछ बच्चे होते हैं वो शर्माते हैं, लड़के बच्चे। अब वो शर्माने की वजह ये है कि उन्हें नहीं इंटरेक्शन हुआ होता, वो नहीं बात करते हैं इतनी ज़्यादा, तो इसलिए। तो आप कॉन्फिडेंट होकर बात किया करें, अपनी बात रखा करें फीमेल के सामने। ठीक है, इतना ज़रा शर्माने वाली कोई बात नहीं होती। मैंने भी देखा था तो मेरे कुछ दोस्त वो शर्मा रहे थे तो शर्माया नहीं करा करो भाई, तरीके से बात किया करो, तमीज़ से, तरीके से। अच्छा देखो, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय बार्टन रसल, ये बड़ी ज़बरदस्त होगी। ये यहाँ पर कुछ बड़े बड़े लोगों के बारे में दिया हुआ है, तो देखते हैं कितने। बार्टन रसल की जो राइटिंग होती है ना, ये तो छोटा है काफ़ी, उसे समझना इतना आसान नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ईजी वर्डिंग में आपको 50 पेज दे दूँ, आप इजीली पढ़ते रहोगे, बात समझते रहोगे। मगर मैं बार्टन रसल की राइटिंग के आपको 3-4 पेज भी दे दूँ ना, वो आपके 50 से ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो उसमें उन्होंने ग्रामर ऐसी यूज़ की होगी, उसके अंदर उन्होंने सिनोनिम्स ऐसे यूज़ किए होंगे, वर्ड्स ऐसे यूज़ किए होंगे, समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। थोड़ा शायरी टाइप होती है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होगा। मैं समरी वगैरह सब अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर MCQs वो आ गए। अब जो चैप्टर 4 देखते हैं। जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। काफ़ी अच्छी विजुअलाइजेशन है, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स हैं बुक के, तो बोर नहीं होगे। अच्छा, जितने अच्छे ग्राफिक आपको यहाँ मिलेंगे ना इस बुक में, उतने अच्छे हार्ड कॉपी में नहीं मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है भाई, हार्ड कॉपी में कॉस्ट का भी ख्याल रखना होता है। क्योंकि अगर इसको बहुत अच्छी प्रिंट किया गया, मतलब बहुत अच्छे पेपर पे प्रिंट किया गया, मोटे पेपर पे, तो ये बुक तो 1000-1500 से ऊपर की चली जाएगी। तो आपको सस्ती बुक देनी होती है, तो इस वजह से वो पेपर क्वालिटी थोड़ी नॉर्मल वाली होती है। देखो ये CV वगैरह, रेज्यूमे वगैरह बनाना सिखाया है, जो हम पहले फर्स्ट ईयर में भी सीख चुके हैं, तो यहाँ भी मजीद डेप्थ में सीखेंगे। देखो ये आर्कोर्स एंड, अब पता नहीं है क्या लिखा, डीडलिस बाय जॉसफन पेट्रोट्स बैटरी। अब ये पढ़ेंगे डिटेल में तो देख लेंगे। देखो ये कोई मतलब लग रहा है मुझे वो जो एशियंस टाइम की कहानियाँ वगैरह नहीं होती है उससे, तो इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है यार, इन चीज़ों को पढ़ने में। देखो ये बनाया हुआ है कि पुराने ज़माने में लोग कपड़े कैसे पहनते थे। अब आपको लग रहा होगा यार ये बहुत कम कपड़े नहीं पहने हुए, लेकिन यार उस टाइम पे ऐसी थोड़ी ना होता था ना, पंगा होता था। देखो ना, आस्तीनें भी गुली हुई हैं, कितना पतले से कपड़े पहने हुए हैं, और बादशाह भी बैठे हुए हैं। तो उस ज़माने में बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती थी, बड़े बड़े घर होते थे, ताकि वेंटिलेशन को अच्छे से अच्छा रखा जा सके। देखो बंदा उड़ रहा है, पर निकल गए इनके। ठीक है, तो ये देखो सारी चीज़ें गिवन है। अच्छा अब आ जाते हैं, देखो बहुत अच्छा दिया हुआ है, इतना परेशान नहीं हो गए आप इसको पढ़ने में। मैं बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में, बहुत अच्छी तरह से आपको ऐसे एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा 4 हो गया ना हमारा, हम 5 की तरफ जा रहे हैं। 5 चलते हैं, चलो 5 आ जाओ। 5 का है मेरे भाइयों, ये आ गया 5। देखो विजुअल्स देखते हैं, विजुअल्स कैसे दिए हैं। ये 5 आ गया। हाउ मच लैंड डस अ मैन नीड, कितनी ज़मीन की इंसान को ज़रूरत होती है। तो ये देखो, ये मंगोलियन टाइप कुछ बादशाह बनाए हैं इन्होंने। पहले के दौर में ना ऐसे ही होता था, वेस्टर्न, आज भी ऐसा ही है, वेस्टर्न लोगों का लिबास बिल्कुल अलग होता है। अरब में जो लोग रहते हैं उनका लिबास अलग है, एशिया में जो लोग रहते हैं उनका अलग है। पहचान में आ जाता है कि यार ये वेस्टर्न कंट्री से हैं, ये अफ्रीकन कंट्रीज से हैं, ये अरब से हैं, या ये एशिया से हैं। मगर पहले के दौर में ना और आसानी से पहचान में आ जाते थे, बिल्कुल अलग अलग होता था। देखो, और मज़े की बात ये होती थी कि एक कौम दूसरी कौम के लिबास नहीं पहनती थी। फॉर एग्जांपल अगर ये वेस्टर्न कंट्री से हैं, तो बहुत मुश्किल ही है कि ये इनका लिबास पहनेंगे, ये अपना लिबास पहनेंगे, ये अपनी पहचान रखेंगे, ये अपनी पहचान। मगर आज के दौर में आपको लोगों को पता है, हम हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन फिर भी हम पैंट शर्ट पहनते हैं, वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, लेकिन आज शक्ल से पहचान में आ जाते हैं कि भाई ये पाकिस्तानी ही है ठीक है। देखो ये क्या किया, ये शायद इनको पीटा वीटा है, ये थक गए काम कर करके,
देखो क्वेश्चन आंसर हर चैप्टर में मौजूद है, तो वो जो फर्स्ट ईयर में वो जो 9 मैट्रिक में बच्चे फंस जाते थे ना, क्वेश्चन आंसर नहीं, क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, तो वो मसला ख़त्म हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं सारी बुक पढ़ाऊंगा, आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है कि मैं अच्छी से अच्छी पढ़ाऊँ। मैंने आपको फर्स्ट ईयर 9 मैट्रिक की बुक पढ़ा रखी है, तो सेकेंड ईयर भी एक अचीवमेंट होगी जो मैं आपके लिए करूँगा। अच्छा, ये आ गया चैप्टर 6। ठीक है, चैप्टर 6 आ गया हमारा। एक मिनट ज़रा देखो, ये आ गया चैप्टर 6, द डीम ब्रोक। ये तो बहुत आसान है यार, बार्टन रसल, वो जो जिस दिन डैम टूटा था, डैम टूटने की अफवाह फैल जाती है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बड़े मज़ेदार चीज़ है। होता ये है कि कोई ना अफवाह फैला देता डैम टूट गया, जबकि डैम नहीं टूटा होता, सही है। तो भगदड़ मच जाती है गाँव में, सारा गाँव ना, गाँव सारा जो शहर है, वो लोग जो हैं वो दूर भाग रहे होते हैं गाँव से, शहर से, ताकि आप डूब ना जाए। क्योंकि आपको पता है डैम के अंदर तो बहुत ज़्यादा पानी होता है, जब वो टूटता है तो पूरा का पूरा गाँव बहा के ले जाता है। पानी में बहुत ताकत है, तो वो फ्लो करता है। तो यही चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त है, इसमें बड़ी ज़बरदस्त कहानियाँ हैं, बड़ा ज़बरदस्त इसका इन्वायरमेंट है। आप सुनोगे ना, यकीन मानो बड़ा मज़ा आएगा इसको करने में। देखो सब लोग भाग रहे हैं, ये कहाँ भाग रहे हैं, ये दूर भाग रहे हैं शहर से, क्योंकि शहर डैम के करीब है। अमूमन पहले शहर डैम के करीब बनाए जाते थे ताकि पानी का मसला ना हो और बिजली वगैरह भी मिल जाए। और दूसरी चीज़ें देखो, सब भाग रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त थिएटर वगैरह का सिनेरियो भी है, बहुत ज़बरदस्त है। यकीन मानो मज़ा आ जाएगा पढ़ के। बड़ी आखिर में जो हंसी आती है ना, यकीन मानो जब ये आखिर में कंप्लीट होता है ना ये चैप्टर, जो पूरी क्लास हंसती है, मतलब आपके चेहरे पे एक अलग ही खुशी होती है लेवल की। इंजॉय करके पढ़ोगे ना, यकीन मानो बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा, अब 7 पे चलते हैं। ये देखो, ये तो मेरे टाइप का बंदा लग रहा है। ये देखो, पाकिस्तानी झंडा भी है यहाँ। अच्छा, अभी हम किधर जाना चाह रहे हैं, 7 पे जाना चाह रहे हैं ना, 7 पे चलते हैं। ये आ गया देखो 7, ये आ गया 7। क्लाइमेट चेंज, ये तो आसान चैप्टर होगा इस तरह से कि यार इसमें आप अपने पास से भी आंसर कर सकते हो। चलो मैं इसका आंसर, क्वेश्चन आंसर दिखाता हूँ। क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से भी, मुख्तलिफ NGOs की तरफ से, मीडिया की तरफ से, हमारी तरफ से, कि यार कम से कम जो है ना पोल्यूशन करो। ठीक है, कम से कम नॉइस पोल्यूशन रखो, कम से कम सॉइल पोल्यूशन, हर पोल्यूशन को कम से कम। देखो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखो चलो MCQs देखते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज? बट क्लाइमेट चेंज के बारे में ही होगा ना, और किस बारे में होगा? अच्छा, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो आप आंसर कर पाओगे। हाउ डज क्लाइमेट चेंज इफेक्ट वाटर एबिलिटी इन डिफरेंट रीजन? देखो इसको तो आंसर कर सकते हो ना, डिफरेंट रीजन में क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अब वो क्या प्रॉब्लम आ रही है? कहीं पे बारिशें ज़्यादा हो रही हैं तो सैलाब आ रहा है, कहीं पे बारिशें ही नहीं हो रही तो पानी का मसला आ रहा है, कहीं पे ये हो रहा है कि पानी जो है वो आपके पास क्या हो रहा है, उसमें ज़ाया किया जा रहा है, समंदरों में ज़ाया किया जा रहा है, कहीं पे जो है वो पानी पोल्यूटेंट भी हो रहा है फैक्ट्रीज़ की वजह से। तो मुख्तलिफ चीज़ें तो आप खुद भी जवाब दे सकते हो अभी। तो ये चैप्टर ऐसा है कि अगर नहीं भी पढ़ा ना, से थोड़ा बहुत ऊपर से भी देख लिया तो भी इसका आंसर कर सकते हो। अच्छा, बाकी फिर पोएम वाला सेक्शन शुरू होने वाला है अब हमारा। ठीक है, पोएम वाला सेक्शन, ठीक है, पोएम वाले सेक्शन पे आ जाता है। पोएम वाला सेक्शन, ये देखो पोएम वाला सेक्शन आ गया, सेक्शन B पोएम। तो ये पोएम आपको यहाँ लिख के इन्होंने दी हुई होगी, जिसे हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे। मैं सारी पोएम्स को नहीं देख रहा, क्योंकि पोएम्स भाई ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लाइन पढ़ी और समझ में आ जाएगी, पहले पढ़ना पड़ता है, फिर मतलब समझना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त पोएम्स यहाँ दी हुई हैं। मैं आपको लेके जा रहा हूँ डायरेक्ट सेक्शन D है ये मेरे ख्याल से, हाँ सेक्शन C। ये पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि ये नॉवल है। देखो पूरा का पूरा नॉवल है, बहुत बड़ा नॉवल होगा। एक वीडियो में तो शायद मैं इसकी समरी ही बता सकूंगा, लेकिन मैं आपको 4-5 घंटे की एक वीडियो बनाकर इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। ये आ गया। अच्छा, ये देखो पार्ट बने हुए नॉवल में, पार्ट बने हुए हैं, फिर उसको ये यहाँ से शुरू हो रहा है बेसिकली, ये नॉवल यहाँ से शुरू हो रहा है नॉवल। अच्छा देखो, आज के दौर के आप लोग एक बात सोचते होगे, यार आज के दौर के राइटर्स की चीज़ें क्यों नहीं दी हुई होती हैं आपको, है ना? ये भी आपके दिमाग में आता होगा ना। तो मैं आपसे पूछूं कोई 5 पोइट्स के नाम बताओ आज के दौर के। अगर आप बताओगे भी ना तो अहमद फराज, फैज़ अहमद फैज़, ये आज के दौर के नहीं है, मज़े की बात, ये 90s के हैं। ठीक है, ये 90s के शायर हैं। अगर आप इनकी वीडियोस देखो तो इनके तो इंतकाल भी हो चुका है। तो आज के दौर के बहुत कम शायर हैं आज के। मैं ये वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप खुद भी समझ सकते हो, आज वो लेवल नहीं रहा शायरी का, जो लेवल मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल के दौर का हुआ करता था। चाहे वो पाकिस्तान, चाहे वो ईस्ट की शायरी हो या वेस्ट की शायरी हो, आज में वो लेवल नज़र नहीं आता। आजकल तो आप लोगों ने वो शेर सुने होंगे ना, जो हमसे टकराएगा हम उसको कुछ कर देंगे, ये कर देंगे। आजकल वो उस लेवल के शेर होते हैं। आजकल वो लेवल नहीं है शेरों का जो मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब ये होता था।
आज मैंने बहुत कम ही मॉडर्न शायरों को पढ़ा है, जितना भी हमारी बुक में मौजूद है वो मॉडर्न शायर बहुत कम है। मॉडर्न शायर से मुराद ये है कि आज के दौर के शायर, यानी अभी वो हयात हों, आज के दौर में वो लिख रहे हों। हम जो भी शायरी पढ़ रहे हैं वो 80s की, 90s की, उससे पीछे की पढ़ रहे हैं। और इंग्लिश में भी ऐसा ही है। अभी देखो ना, ये एक शायर आपके सामने है, ये देखो, इनका 1904 से 1973, इनको इंतकाल करे हुए भी भाई मेरे ख्याल से 50 साल हो गए, 50 साल से ज़्यादा। ये इंसान 50 साल पहले इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी आप इनके बारे में पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस लेवल का लिखा है। उस टाइम पे ना, यकीन मानो, इंटरनेट नहीं था, डिस्ट्रैक्शन नहीं थी उस टाइम पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ लिखने पढ़ने बैठा, अभी देखो मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको मज़ाहिर, आपको तो ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी टिकटॉक चला रहा है। मेरा दिमाग, आपका दिमाग, हम सबका दिमाग इंस्टा यूज़ कर रहा है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे, बहुत सारे, क्या मज़े की बात कि आप बताना, मैं सही कह रहा हूँ, 90% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने वीडियो खोली होगी, अब बंद कर दी है, सिर्फ 10% बच्चे देख रहे हैं कि क्या पता कोई इंपॉर्टेंट बात पता चल जाए। तो आजकल के दौर में ना हमारा दिमाग हो गया शॉर्ट वीडियो वाला। शॉर्ट वीडियो दिखाओ, 30 सेकंड वाली कोई चीज़ दिखाओ, 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट, इससे ऊपर गया बेकार है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो यार ऐसा नहीं होता। पहले के दौर में लोग अपना वक्त देते थे, प्रॉपर बैठे रहते थे, एक इमेजनरी दुनिया में जाते थे। वो पहले एक इमेजनरी दुनिया में जाते थे, वहाँ से एक कैरेक्टर बनाते थे, वहाँ से एक चीज़ निकालते थे, वहाँ से अपने आप को रखते थे, और फिर लाकर किताब में शामिल, पर्चे पे लिख देते थे, और फिर वो हम पढ़ते थे। और आज तक, यकीन मानो, आप लिख लो मुझसे आज भी ये बात, कि आने वाले 100-150 साल बाद भी हम इन्हीं लोगों को पढ़ रहे होंगे, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतना ज़बरदस्त लिखा है ना, कि ये इनका लिखना ना हर दौर के लिए पढ़ने लायक रहेगा। यकीन मानो यार, आज कोई मूवी रिलीज़ हो, आज कोई मूवी रिलीज़ हो, ठीक है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद सिनेमा से हटा देंगे, उसके बाद फिर लोग नेटफ्लिक्स वगैरह कहीं ना कहीं देख लेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, है ना। तो कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया मूवीज़ में, और लेवल इतना नीचे आ गया आज का, कि वो उस टाइम का लेवल रहा नहीं है। अब देखो, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल, या शेक्सपियर वगैरह ले लो, इंग्लिश के भी ले लो, इन बर्ट्रैंड रसल ले लो, इन्होंने कई 100 सालों पहले लिखा, आज भी आपकी किताब में शामिल है। आज भी अगर कोई क्वालिटी रीडिंग करना चाहता है ना, कोई अपने अंदर झांकना चाहता है, तो उसको कहाँ देखना पड़ता है? उसको देखना पड़ता है बर्ट्रैंड रसल को, शेक्सपियर को, मीर तकी मीर को, मिर्ज़ा गालिब को, अल्लामा इकबाल को, इनको देखना पड़ता है। तो आज का वो लेवल नज़र नहीं आता मुझे, मैं ये कहता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, आज हम लोग को जल्दी जल्दी हो गया, हमें हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए। ये कोई भी पढ़ाने बैठो बच्चों को, तो बच्चे बोलते हैं जल्दी जल्दी पढ़ा, जल्दी जल्दी करें। बेटा, वो मज़ा नहीं आता, वो फील नहीं आता। देखो ना कैसा ज़बरदस्त सिनेरियो बना हुआ है, ओल्ड सा घर है, ये फैक्ट्री नहीं है पीछे, उसके पीछे देखो, जब बड़ी बिल्डिंग होती थी ना, राजा महाराजाओं का घर, तो राजा महाराजाओं के महलों में ना जो उनके सर्वेंट होते थे वो नहीं रहते थे। राजा महाराजाओं के लिए तो महल होता था, उनके सर्वेंट्स के लिए बराबर में क्वार्टर्स होते थे, इस तरह की छोटी छोटी बिल्डिंग से बना देते थे, वो वहाँ पे रहते थे। तो पहले का दौर एक बड़ा ज़बरदस्त दौर था, इमेजिनेशन थी, एक अलग माहौल था। तो कैसे बताने का मकसद ये है कि भाई बहुत मज़ा आएगा, हम पुराने दौरों में जाएंगे पढ़ने इसको लेकर, ठीक है, और इन्जॉय करेंगे इन चीज़ों को। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो हमें चेंज को भी एक्सेप्ट करना है। तो आई होप मेरी बात अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।